कैसे हैं? देखिए, आज इस क्लास का या वर्कशॉप का मोटिव यही था कि आप लोगों की जो प्रेजेंस है वो इस क्लासरूम तक बढ़े। पहली बात। दूसरी बात, अभी आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं इस बार, जबकि शासन के सख्त निर्देश हैं कि इस बार यदि आपकी अटेंडेंस 75% से कम होगी तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन आप लोगों को लग रहा है ये तो हर साल ऐसा ही होता आ रहा है, तो इस साल भी एज इट इज, कोई बात नहीं, हम सेशनल देंगे, ठीक है, और हम एग्जाम में बैठेंगे। जबकि मेरी बात मानना ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी जो प्रेजेंस है उसको इस क्लास में बढ़ाइए। दूसरा, खासतौर पे 6 सेम के स्टूडेंट, आपके लिए आपका एक थर्ड पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर, रिसर्च प्रोजेक्ट का। ये है रिसर्च प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को, और खासतौर जो हमारे 2nd सेम और 4th सेम के स्टूडेंट भी है, MA के भी हैं कोई यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। और अभी सर भी आएंगे, सर हमारे बहुत सीनियर हैं, शोभन सर हैं, बहुत अनुभवी हैं सभी लोग। आप लोग सोचते हैं कि हम डिग्री हाथ में ले लें, ठीक है, और कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लें। हम लोग ये सोचते हैं यदि आप डिग्री हाथ में ले तो बहुत कुछ सीख के ले और एक अच्छी नौकरी आगे जाके आपके हाथ में हो। तो यहां आपकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा सा गैप हो जाता है। हम आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं डिपार्टमेंट लेवल से। हम चाहते हैं हमारा एक एक बच्चा, देखो आज इस क्लास में 30% बच्चे ऐसे हैं जो हीरे हैं। अब तुम कहोगे हाँ हाँ हाथ नीचे, अब तुम कहोगे क्यों, हमारे अंदर क्या कमी है? हो तुम भी, लेकिन शायद मैं तुम लोगों से मिल नहीं पाई तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। रीजन, क्लास में तुम्हारी उपस्थिति कम रहती है। कहीं ना कहीं देखो, तुम लोग क्या करते हैं, कोचिंग जाते हो, ठीक है, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, कोचिंग चले जाएंगे या फिर कहीं और से सीख लेंगे। मैं ये मानती हूं अगर आज की तारीख में 6 सेम तुम्हारे लिए स्पेशली, तुम लगातार इस क्लासरूम में आते रहते, मैं गारंटी से तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते, मैं तुम्हें इस लेवल तक डेवलप कर देती कि जब तुम इस कॉलेज से डिग्री लेके निकलते तो कम से कम तुम ये कह पाते कि मैं इस एग्जाम के लिए पूरा मेंटली भी प्रिपेयर हूं और साइकोलॉजिकल भी प्रिपेयर हूं और मेरी सारी तैयारी पूरी है, जो कि कोचिंग सेंटर वाले सीक्रेट नहीं देते। मैं असंख्य बार आप लोगों को ये बात बता चुकी हूं, आप कितने भी बड़े कोचिंग सेंटर में चले जाइए, कोचिंग सेंटर वाले आपको सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे। देखो, थोड़ी बातें हैं, लेकिन शायद ये बातें आज आपका रास्ता चेंज कर दें, आज आपकी जर्नी चेंज कर दें, आपका मन चेंज कर दें, आपका दिमाग चेंज कर दें। है छोटी छोटी सी बातें, और जो कि मैंने क्या कहा, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला अपना सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करता है। तो इसलिए आज आप इस क्लास में हमारे साथ शाह सर हैं, हमारे अभी शोभन सर आने वाले हैं, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और खास तौर पे 6 सेम में रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनता है ये बताऊंगी। दूसरा, मैं अपनी जो कहते हैं ना, जो जौहरी होता है उसको हीरे की पहचान होती है। ध्यान से सुनिए, छोटी सी चंद लाइनें हैं। जो जौहरी होता है उसे हीरे की पहचान होती है। गुजरात जो हमारा राज्य है, वहां हीरे का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वहां के जौहरी है ना, दूर से ही देख के बता देंगे इसका कैरेट अच्छा नहीं है हीरे का, ये तो बिल्कुल बेकार है, कूड़ा है, कूड़ा है, ये हीरा नहीं है, ये कूड़ा है। मैं ये कह सकती हूं, जो हम तुम्हारे सामने 3 प्रोफेसर खड़े हैं, शोभन सर, मैं और शाह सर, हमें पहचान है कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, तुम्हें ये पता ही नहीं है हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं काफी बच्चों को ये तैयार कर चुकी हूं, बच्चों तुम भविष्य के प्रोफेसर हो, बेटा तो भविष्य की सरकारी नौकरी तेरी लग सकती है। पूछो रजनी से, पूछो ऐश्वर्या से, सना है, ये सानिया है, सानिया कोहली बैठी है। मैं कितनी बार कह चुकी हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा, जौहरी को पहचान होती है हीरे की। वो दूर से ही देख के सहज ही आभास कर लेगा कि हीरा कितना है, ये मेरा कितने में जाएगा। तो मैं एक प्रोफेसर हूं, ये हमारे सब प्रोफेसर हैं, और इसलिए मैं तुमसे कहती हूं, यदि कुछ देखो, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए क्लासरूम में आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 2nd सेम और 4th सेम तुम 6 सेम की तरह मत करना कि क्लास में ना आओ और तुम अपने जो ये टाइम पीरियड है इंपॉर्टेंट, उसे अपने हाथ से, कहते ना रेत जैसे हाथ से फिसलता है,
वैसे निकल जाएगा। तो मेरी बात को समझना। अभी रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अब हमारे बीच में हमारे दो प्रोफेसर सर से गुजारिश करती हूं कि सर आए और बच्चों को अपने शब्दों से ऐसे लाभान्वित कर दें कि मेरे बच्चे ऊर्जा से भर के घर जाएं और कहेंगे सर कल से हम सब क्लास में आएंगे रेगुलर। सर ये प्लीज ध्यान से सुनिए मेरी बात, कॉमन सी बात है। संजीवनी बूटी मानो, जिसको पीकर खाकर लक्ष्मण जी जी गए थे, लक्ष्मण जी जी गए थे। तो मेरी बात मत समझो, इसको एज अ संजीवनी बूटी मानो, क्योंकि मैं तुमसे एक बात बोलती हूं, हमारे पेरेंट्स और गुरु दो, हम फिर से बोल रही हूं, हमारे पेरेंट्स और हमारे गुरु दो लोग जितना हमारा अच्छा चाहेंगे, शायद बाकी लोग ईर्ष्या के साथ चाहेंगे। ईर्ष्या मतलब उन्हें लगेगा अरे मेरे से आगे कैसे बढ़ गया ये, हमसे आगे कैसे निकल गए। लेकिन माँ बाप और गुरु देखेगा मेरे शिष्य मेरे से आगे जा रहा है तो वो तो धनी हो जाएगा। जैसे मेरे गुरु डॉक्टर टी.आर. सिंह, मतलब इतनी नॉलेज सोशियोलॉजी की कि आज मैं जो प्रोफेसर हूं मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी की वजह से हूं, जो मैं सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना। जैसे मैंने कहा था हीरे की पहचान जौहरी को होती है, उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना। और इस क्लासरूम में, इस वर्कशॉप में मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, क्योंकि मुझे लगता है मेरे भविष्य के बहुत सारे प्रोफेसर इस क्लासरूम में बैठे हैं। और प्रोफेसर बनने के लिए दो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो यूजीसी नेट, दूसरा शोध पीएचडी। जो मैं तुम्हें पीछे आज बोर्ड पे रिसर्च प्रोजेक्ट बताने जा रही हूं, ये पीएचडी का एक छोटा सा रूप है। बच्चे पीएचडी करने चल पड़ते हैं, उन्हें पीएचडी की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, उन्हें यह भी नहीं पता है पीएचडी कहते किसे हैं, क्या ये कोई परीक्षा है, व्हाट इज थीसिस, व्हाट इज थीसिस राइटिंग, थीसिस शोध ग्रंथ किसे कहते हैं। तो पीएचडी होता है एक तरह से एक किताब को लिखना। रिसर्च प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, जो मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूं, किसी विषय पे शोध करना। अभी अभी शाह सर ने बहुत सारी चीजें बताई और उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए हम डे टू डे की लाइफ में बहुत सारे रिसर्च करते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहां याद दिलाने आई हूं इस क्लासरूम में। तुम बहुत सारी खोज रोज करते हो। कैसे करते हो, कभी तुम शॉर्टकट वाले रास्ते ढूंढ लेते हो, अरे कॉलेज जाने का एक रास्ता मिल गया, बस ऐसे चढ़ो, थोड़ी सी सीढ़ियां हैं, पूरी सड़क घूमनी नहीं पड़ती। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ये क्या है, अनुसंधान। क्या खोजा तुमने, रास्ता खोजा, शॉर्टकट रास्ता खोज लिया, ठीक है। फिर तुमने देखा हम जंगल में गए, यार भूख लगाई, मैगी का पैकेट तो लाए, आग, पत्थर से पत्थर जलाया, थोड़ा कचरा रखा था, थोड़े सूखे पत्ते, आग जला ली। दिस इज कॉल्ड रिसर्च, खोज। लेकिन ये खोज हमारे आदि मानव आग जलाने की पहले कर चुके थे। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारी खोज करते हैं, और बस जिसे मैंने कहा ना, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था सबने मिलके कि आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपके अंदर तो इतनी बड़ी शक्ति छुपी है जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तब हनुमान जी को याद आया, हाँ मैं तो एक छलांग मारूं तो पूरी पृथ्वी नाप सकता हूं। तो वही सब तुम्हारे अंदर है। शोध तुम्हें पता है, रिसर्च तुम्हें पता है, डे टू डे की लाइफ में तुम नंबर ऑफ रिसर्च करते हो और फेस करते हो, बस तुम्हें जरूरत है उसे पहचान दिलवाने की। और इस क्लासरूम में बुलाने का मोटिव यही है कि बच्चों, आप लोगों को मैं टिहरी के इधर उधर कई बार मिलते हो तो मुझे स्कूटियों पे घूमते हुए, लेकिन क्लासरूम में कम मिलते हो, और सोशल मीडिया पे तो रोज हर घंटे में मिलते हो। वहां तो मैं तुम्हारी रील्स, फोटो, और देख के देखो, एक ऐसा टीचर जो देख के खुश होता है, मैं ये गुस्सा नहीं होती, अरे रील बना रही है, कॉलेज में तो आती नहीं है। मैं तुम्हारी स्किल्स देखती हूँ, स्किल्स मैटर करती है, और स्किल्स सोशल मीडिया से लेकर, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया बहुत यूज करती हूँ, और कोई बुरी बात नहीं है। जो कोई बोलता है ना बुरी बात, उसको मेरे से मिलवा देना,
लेकिन बुरा कब है? एक्सेस में यूज करना। सोशल मीडिया अच्छा है यदि तुम अपनी पढ़ाई उससे दोगुनी करो। सोशल मीडिया तब अच्छा है जब तुम किसी को निकल के दिखाओ। सोशल मीडिया तब अच्छा है जब तुम अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाओ, देखो हम मोबाइल यदि हमारे पास था तो हमने उसका यूटिलाइजेशन भी किया है। और क्लासरूम में तुम्हें क्यों बुलाती हूं मैं? इसीलिए कि कुछ सीख के जाओ। घर बैठ के नहीं सीख पाओगे बच्चों। और हम ये भी नहीं कहते, जैसे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, बहुत दूर दूर घर है, मैं यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां देख रही हूँ, नई टिहरी की बस नहीं है, तुम्हारा किराया बहुत ज्यादा लगता है, तो तुम कम से कम हफ्ते में 4 दिन आ जाओ, 2 दिन मैं तुम्हारी ऑनलाइन क्लास ले लूंगी। 3 दिन आ जाओ, 3 दिन मैं तुम्हारी ऑनलाइन क्लास ले लूंगी, तुम घर से क्लास ले लेना। लेकिन आओ तो सही, मैं भी तो तभी पढ़ा पाऊंगी। अभी सर ने कहा तुम लोगों ने हमारा कत्ल कर रखा है, कहा ना अभी शाह सर ने। वास्तव में ये फैक्ट है। मेरी नॉलेज कब एनहांस होगी? जब तुम क्लास में बैठोगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम अपने घर बैठोगे और मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठूंगी, मेरी जो नॉलेज है मैं सब भूलती जाऊंगी। हमें ज्ञान कब होता है? जब हम किसी कार्य को दोहराते हैं। दोहराने 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 से परफेक्शन आ जाता है। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। अब हम चलते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की साइड। रिसर्च प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, कैसे बनाना है, और सब लोग सुनेंगे क्योंकि तुम्हें भी बनाने हैं। तुम्हें मैं असाइनमेंट छोटा सा एक छोटे छोटे टॉपिक दूंगी, सुन लो। 2nd सेम 4th सेम तुम्हें रिसर्च करके लाना है। और सबसे बड़ी बात, किसी दिन छुट्टी के दिन या वैसे दिन सब लोग मेरे साथ चलना। क्षेत्र में जाके हम अध्ययन रिसर्च कैसे करते हैं, लोगों से प्रश्न कैसे पूछते हैं, उसको भी हम जानेंगे। मैं देखो, सबसे बड़ी तुम मेरी कमी मान लो, अच्छाई मान लो, बुराई मान लो, मैं जो भी काम करवाती हूं दिल से करवाती हूं। यदि मैं रिसर्च कराती, सर ने कहा मैडम रिसर्च आप कराएंगी, तो मैंने कहा मैं बच्चों को घर बैठ के टॉपिक नहीं दूंगी कि तुम्हें टॉपिक दे दिए, तुम कहीं से ऑनलाइन चैट जीपीटी फलाना से कॉपी किया और ले आए, उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जब तक तुम रिसर्च के बारे में नहीं समझोगे, अपने अध्ययन क्षेत्र में नहीं निकलोगे, जानोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें रिसर्च नहीं कराऊंगी। रिसर्च इस बार मेरे हाथ में है। तुम थोड़ा भी एफर्ट्स करोगे, तुमसे ज्यादा एफर्ट्स तुम्हारी तनु मैम तुम्हारे लिए करेंगी। नंबर की डे फर्स्ट से कहती हूं, अगर मेरे अंडर में आ गए, ये बेटा है 2nd सेम और वो, नंबर की कभी फिक्र मत करना। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, अटेंडेंस की फिक्र मत करना। लेकिन तुम समझो, एक शिक्षक तुम्हारे लिए यदि इतना सीरियस हो रहा है तो तुम्हें कितना सीरियस होना है। थोड़ी अंदर से मैं 6 सेम से नाराज भी हूं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे बच्चे 6 सेम आ गया, निकलने का समय आ गया, लेकिन मैं उन्हें ये करा ही नहीं पाई कि बेटा तुम अपना बहुत अच्छा समय गवा चुके। इन जो ये आगे की रो बैठी है, ये सब तो रोज आते हैं, 2 या 3 रो, हाँ 3 रो मिला के जो आगे की 3 रो तुम देख रहे हो, ये सारे बच्चे रेगुलर आते हैं। और तुमसे नाराज इसलिए हूं बच्चों, मैं बहुत कुछ तुम्हें बताना चाहती थी, कितने सीक्रेट मेरे पास थे वो तुमसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं दे नहीं पाई। मैं तुम्हारे सेशनल में तुम लोगों से मिली थी, तो जब तुम सेशनल लिख रहे थे तो मैं सोची थी काश ये मेरी क्लास में आए होते तो ये इधर उधर ऐसे पूछते ना। हमें कुछ पूछना नहीं रहता, सबसे बड़ी स्किल होती है, और रिसर्च भी में भी टीपना नहीं है, जितना समझ में आए उतना लिखो। भारत एक शब्द है, भारत, इंडिया, INDIA, या फिर हम इसे भारत, ठीक है, भारत एक शब्द है। इस पे एक पैराग्राफ लिख सकते हो? आवाज नहीं आ रही है? मेरी बातों का सब जवाब देंगे। एक पेज लिख सकते हो? लिखने वाले एक ऐसे भी लिख देंगे, और लिखने वाले एक पूरी किताब भी लिख देंगे। एग्री करते हो मेरी बात से? देखो, पहले मेरे पास एनसीसी थी, और हम एनसीसी में कैडेट्स की आवाज तब तक नहीं सुनते थे कि जब तक वो नीचे तक ना पहुंच जाए। तो मैं अपनी क्लास में यही कहती हूँ, जोर से बोला करो, अपनी आवाज को बुलंदियों तक रखो कि सामने वाला डर जाए कि बिल्कुल दिल से बोल रहा है। तो सही कहा मैंने? दैट्स द स्पिरिट। यही शोध है। सुनो, सीरियसली सुनो, बहुत ध्यान से। हम इस शब्द के ऊपर पूरी किताब तक लिख सकते हैं। यहां मैटर करते हैं तुम्हारे स्किल्स। स्किल्स कैसे?
आज मेरे बहुत सारे बच्चे जैसे एमए वाले कह रहे मैडम इतने अच्छे नंबर आए ना एग्जाम में, और तो भी तुम्हारे रिजल्ट आने वाले हैं सेकंड सेम वाले की। रीजन मैं तुम्हें क्लास में हमेशा यही बताती हूं, लिखना कैसे है। लिखना एक कला है, वो वाला हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रही हूं मैं इस समय। कई बार क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसका तो हमें आंसर ही नहीं आता। मैं मान ही नहीं सकती हूं ये बात। सोशियोलॉजी में आप ऐसा बोले कि आपके पास, आप ये बोले कि हमारे पास, हमें लिखना, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि लिखना एक कला है। आपको सर ने कहा जो इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू नॉलेज, हमें इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करना है। आज की तारीख में कोई भी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में हो, अगर तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं और नॉलेज अच्छी है तो तुम पूरा क्वेश्चन पेपर लिख सकते हो। और रटना नहीं है। मैं अपनी क्लासरूम में सबसे पहले इस दहलीज से जब मेरा बच्चा अंदर आता है, मैं यही कहती हूं, रटना मत, समझ के लिखना। लिखने को अथाह होगा, भूलने को कुछ भी नहीं होगा। तो रिसर्च में ये सारी टेक्निक काम आएगी और तुम मेरे भविष्य के प्रोफेसर हो। जब मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास कर रही हूं तो इस विश्वास पे तुम खरे उतर के दिखाओ और इसे बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि सेकंड सेम फोर्थ सेम तुम्हारा मैं सेशनल दूंगी इस बार। यही तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग करके लानी होगी, छोटी छोटी रिसर्च करके लाने होंगे। और सिक्स सेम तुम्हारा एक पूरा 100 नंबर का ये पेपर है, जिसे तुम्हें 15 दिन के अंदर करके इस पूरे काम को मुझे जमा करना है। मैंने कल शाम, देखो तुम्हें बहुत इजी लगता है, मैं पूरे दिन कॉलेज में काम की, तुम्हारे पास कितने बजे मैसेज पहुंचा मेरा जब टॉपिक मिले तुम्हें? किसी को आइडिया है क्या टाइम हो रहा था? 7-8 बजे है टॉपिक जब पहुंचे तुम्हारे पास, 8 बजे थे। 8 बजे तक मैंने घर जाने के बाद, मैं 5 बजे घर से गई कॉलेज से, मैंने 8 बजे तक होमवर्क किया, खाना नहीं खाया था, किस बच्चे को क्या टॉपिक दूं। फिर मैंने कहा एक टॉपिक दूंगी तो बच्चे कहेंगे हमसे तो नहीं होगा ये। फिर मैंने तुम्हें हर बच्चे को 2-2 टॉपिक दिए, ए और बी दिया है। उन दोनों में से, और सबसे बड़ी बात, मैं क्रूर सिंह नहीं हूं, ठीक है? तुम मुझे देखो, क्रूर सिंह मानोगे तो क्रूर सिंह हो, फैमिलियर या ऐसा मानोगे कि मैडम तो हमारी हेल्प करती है या हमारे दोस्त जैसी है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी बढ़ के हेल्प करूंगी। यदि उन 2 टॉपिक पे भी तुम नहीं करना चाहते, मुझे पर्सनली डिस्कस करना, मैं तुम्हारा टॉपिक भी चेंज कर दूंगी। नेक्स्ट बात, टॉपिक मैटर करता ही नहीं है। आज मैं पहली बात बताता हूं, स्किल मैटर करते हैं। अब चाहे तुम्हें वो 2 टॉपिक दे दूं, 1 दूं, चाहे मैं तुम्हें 10 की लिस्ट पकड़ा दूं, तुम्हारे रिसर्च में तुम्हारे स्किल मैटर करेंगे, क्योंकि उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना होता है, जो कि मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूं। कोई भी बच्चा अपने एक टॉपिक बता दे जो तुम्हें अच्छा लगा हो, कि मेरा रिसर्च का टॉपिक अच्छा मिला है। कोई बताएगा? 6 सेम टॉपिक क्या है? नंदनी, क्या टॉपिक मिला है किसी को? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट सुनो बच्चों, मैंने नंदनी को टॉपिक दिया है पर्वतीय समाज में, ध्यान से बातें नहीं, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। 6 सेम के हर बच्चे के पास 2-2 टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। जैसे नंदनी का ये एक टॉपिक है, इसको एग्जाम्पल देके तुम्हें रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनानी है ये मैं बताने जा रही हूं। मैंने नंदनी को 2 टॉपिक दिए थे, एक टॉपिक है पर्वतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? विषय या समस्या का चुनाव। ये टॉपिक भी है और एक समस्या भी है, हमें कोई एक प्रॉब्लम सर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत हल्के शब्दों में, बहुत एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूं। अब तक तुम जो महाविद्यालय आते थे, हनुमान चौक से पूरा घूम के आते थे सड़क से, है ना? फिर तुम्हें पता चला बीच में से सीढ़ियां भी हैं। अब तुम क्या करते हो? हनुमान चौक से एक शॉर्टकट मारते हो, फिर दूसरा शॉर्टकट मारते हो थाने की साइड से, और महाविद्यालय में पहुंच जाते हो। पहले तुम्हारी समस्या थी, तुम्हें घूम के आना पड़ता है, गाड़ी भी नहीं मिलती है। अब तुमने उस समस्या का समाधान निकाल लिया एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढकर।
जब भी हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च के लिए हमारे पास एक टॉपिक या एक समस्या होनी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, समाज से संबंधित, हम ये नहीं टॉपिक लेंगे कि मोमोज की चटनी जो है वो मिर्ची ज्यादा क्यों होती है। रिसर्च का टॉपिक कि मोमोज की चटनी में इतनी मिर्चें क्यों होती हैं, तो ये रिसर्च का टॉपिक नहीं है। हमें टॉपिक लेना है सोशियोलॉजी का, समाज से संबंधित। तो आज मैं नंदनी के टॉपिक से तुम्हें बताने जा रही हूं और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इसी चीज को फॉलो करना है और रिपोर्ट तैयार करनी है। टीपना मत, जांचनी मुझे है। टीप के लाओगे काट दूंगी, सोच के 2 अक्षर भी लेके आओगे पूरे नंबर दूंगी। ध्यान से सुन लो सभी लोग, थोड़ी टेढ़ी हूं और थोड़ी सीधी हूं, और जब टेढ़ी हूं, है ना, ध्यान से सुनना मेरी ये वाली बात, मेरा हर एक बच्चा रिसर्च अपने आप से सोच के लाएगा। अब इतना पढ़ाती हूं मैं, देख के पहचान जाऊंगी तुम कहां से लिख के लाए हो। पूरी रिसर्च रिपोर्ट जो है तुम्हें 30 से 40 पन्नों में बनानी है, ठीक है, और वो कैसे बनानी है उसको भी मैं तुम्हें विस्तार से बता रही हूं। लेकिन यदि तुम 30 से 40 पन्नों के बजाय अपने आप सोच सोच के 20 से 22 में भी बना के लाए, तनु में मैम एक्सेप्ट कर लेंगी। कब करेंगी? मेरा बच्चा जेन्युइन वर्क करके लाया है, सोच सोच के लिख के लाया है। अगर तुम टीप के 50 पन्ने लिख जाओगे, मैडम खुश हो जाएगी। और मैं देखो, सबसे बड़ी बात, काम वही करा सकता है जिसने पहले काम कराया हो। मैं 122 बच्चे को पहले रिसर्च करा चुकी हूं और उन 122 बच्चों को मैंने जेन्युइन रिसर्च कराया है। उन्हीं बच्चों में से 2 की आज रिसर्च रिपोर्ट मैं साथ लेके आई हूं तुम्हें दिखाने के लिए। और दूसरी बात, अब तुम कहोगे मैडम कैसे मान ले ये उसी बच्चे ने की है। ये है ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका। शोधार्थी है पूजा और निर्देशक हूं तनु मित्तल। ये तुम पढ़ लोगे, शेयर करूंगी। अब तुम्हारे अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए, मैडम कैसे मान ले ये पूजा नहीं की है और आपने ही कराया है, क्या पता उसने कहीं से छाप के दे दी हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें आज एक वीडियो शेयर करूंगी। पूजा इस रामणी गांव में गई, उसने महिला प्रधानों से बात की, जाके सबका इंटरव्यू लिया, वो वीडियो शेयर करूंगी। इसलिए मैं कहती हूं मैं काम करवाती हूं, ऐसे ही नहीं करवाती, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। बच्चों 1 मिनट, मैं तुम्हें देखने को भी दूंगी ये रिसर्च रिपोर्ट, पूरी फोटो भी खींच लेना। सुनो, पीछे 6M जो ये उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है, तुम्हें सेम ऐसी बनानी है। देखो बच्चों ने कितने, ये पूजा की फोटो भी है इसमें। जहां भी काम करने जाओगे खुद बैठ के दूसरे बच्चे से कहना मेरी फोटो खींच दे, मेरी वीडियो बना दे, पता चले कि तुमने जाके काम किया है। उसे अपनी रिपोर्ट में लगाना, और एक नहीं असंख्य बच्चों की वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं प्रामाणिक काम में। कुछ सीख के जाना। टीप के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दोगे, बहुत सारी पड़ी है, मैं वो काम नहीं कराऊंगी, ना उस पर नंबर दूंगी। साफ साफ सुन लो, रिकॉर्ड भी हो रहा है, कहीं जाके मेरी सोशल मीडिया पे डाल भी देना कि तनु मित्तल मैडम ने ऐसा बोला। इस मामले में डरती नहीं हूं, क्योंकि मेरा मोटिव है, मेरी क्लास के जब चौखट से बच्चा अंदर आया है और जब वो बाहर निकलेगा तो कुछ सीख के निकले, कुछ नॉलेज गेन करके निकले। सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वाइवा होगा जो कि बाहर से एग्जामिनर तुम्हारा लेने आएंगे। जब वो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, अगर तुमने अपने से काम किया होगा तो दीपिका तू आराम से उसे जवाब दे देगी, ठीक है। अगर तूने अपने से काम नहीं किया होगा, टीपा होगा, तुम स्पीचलेस हो जाओगे, तुम जवाब ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होती है बेटे, अगर तुम तीनों को जाना है तो तुम तीनों जा सकते हो, अगर बैठना है तो बैठ भी सकते हो। जाना बेटा, क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती अंदर लेके आई थी मैं। अच्छा लग रहा है तो आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले विषय का चुनाव। विषय है पर्वतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति। हम ये अक्सर खुद ऑब्जर्व करते हैं, खुद सोचो, यह एक समस्या है। महिलाएं जो पुरुष होते हैं, या तो वो बाहर होटल्स में काम करते हैं, या वो बाहर आर्मी में होते हैं,
या बहुत से लोग जो होते हैं वो काम करते ही नहीं हैं, उनको पीने की लत होती है, और ये कोई वो नहीं है, कटु सत्य है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों पे महिलाओं पे कार्यभार अधिक है। दूसरा चैलेंज आ जाता है उनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अब वो क्या खाएंगी, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी, उन्हें क्या पढ़ाएंगी। तो इसी टॉपिक का हमने चयन किया, पर्वतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, कि आर्थिक रूप से वो कहां कहां पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे पहले तुम्हें विषय या समस्या का चुनाव करना है। तो विषय या समस्या का चुनाव तुमने कर दिया, पहला स्टेप सब लोगों का मैंने कर दिया, जो तुम्हें विषय या समस्या बनाकर भेज दी है। जैसे कुछ बच्चों का सोशल मीडिया पर है, कुछ बच्चों का पलायन पर है। मैंने पूरी रात होमवर्क करके तुम्हारे लिए मेहनत की है, ठीक है। तो टॉपिक हो गया। सबसे पहली बात, 10 से 12 पन्नों में इस विषय के बारे में तुम इसे तोड़कर मतलब पर्वतों के बारे में लिखो। पहले 10 से 12 पन्नों में, जैसे एस्से लिखते हैं, मैं तुम्हें रिपोर्ट बनाना सिखा रही हूं, और वो भी हाई लेवल की नहीं, तुम्हारे तरह बच्चों की, तुम्हें अपने उसी जगह समझकर कि तुम अभी बच्चे हो, रिसर्च तुम्हारे लिए नया है। सबसे पहले तुम क्या करना, इस टॉपिक पर 10 से 12 पन्नों का एक एस्से या प्रस्तावना टाइप लिखना कि पर्वत किसे कहते हैं, पूरे भारत में कहां कहां। इसके लिए तुम किताबों की मदद ले सकते हो, उससे देखकर भी लिख सकते हो पर्वत कहां कहां है। पूरे भारत का मैप बना के पर्वतियों का डायग्राम भी बना सकते हो। कौन कौन से राज्यों में कितना क्षेत्रफल है पर्वत का, जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से 10 से 12 पेज तुमने पर्वतों के लिखने हैं। फिर पर्वतों के बाद तुम्हें अब एक अध्ययन क्षेत्र लेना होता है। इसमें इसके नीचे एक छोटा क्षेत्र आएगा। अब तुम अपना जैसे टिहरी या अपना गांव ले लो, उत्तराखंड, इसमें इसके साथ लिखेगी। नंदनी तू कहां का करेगी बेटा, मुझे आइडिया दे। डोबरा चाटी का कोई गांव का नाम है? उप्पू, ठीक है। नई टिहरी जिले के तहसील बता देना और गांव का नाम। गांव के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग में फिर से डाल दूंगी, देख लेना इस रिकॉर्डिंग को। नई टिहरी जिले के जो भी तहसील पड़ती होगी, टिहरी तहसील की उप्पू गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन। अब तुझे कहीं नहीं जाना है, तेरा क्षेत्र सिमट गया कहां तक, उप्पू गांव तक। बस तुझे उसी गांव का अध्ययन करना है। जैसे तुम लोगों की टॉपिक है बच्चों, अपने अपने किसी को टॉपिक है तो बताओ थोड़ा, मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर क्षेत्र क्या लो। निखिल टॉपिक क्या है तेरा? हाँ बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जाओ। ये बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, प्लीज साइलेंट, चुप रहना। आपका टॉपिक क्या है बेटा? बेटा आप कहाँ रहते हो? नवाघर, ठीक है। कोई ऐसी जगह लेना निखिल जहां से कुछ पलायन हुआ है, 4 ही परिवार गए हो, क्योंकि पलायन एक समस्या है। मैंने क्या विषय या समस्या का चुनाव, तो पलायन उत्तराखंड में एक समस्या है। तो पहला जो तू अपना प्रस्तावना लिखेगा 10 से 12 पेज का, तुझे पहले पलायन के बारे में लिखना है, फिर उत्तराखंड पे आना है। फिर उत्तराखंड में बहुत सारी वेबसाइट है जब पलायन के आंकड़े दिए हुए हैं, उन आंकड़ों को कॉपी कर सकता है। कॉपी करने के बाद तुझे लिखना होगा ये तूने कहां से कॉपी किया, उसे फिर जेन्युइन माना जाता है, उसे बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। जहां से तुमने समाचार पत्र से लिया तो उस समाचार पत्र का नाम, दिनांक, कौन से पेज से लिया, और उसकी कटिंग भी लगा सकता है, ठीक है। इस तरीके से प्रस्तावना लिख लेना इसके बारे में। दूसरा आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जितने भी अध्ययन हुए हैं इस पर, पर्वतों पर, महिलाओं पर या पलायन पर, उनके बारे में एक एक पैराग्राफ में लिखना है। और ये आप किताब, आजकल गूगल स्कॉलर्स पे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों में देखना कि पलायन पर कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो वहां से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना 3 से 4 पन्नों में। ध्यान से सुनो मेरी बात, 10 से 12 पन्ने ये, फिर 3 से 4 पन्नों में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब करोगे तो संदर्भ ग्रंथ सूची बनती है। कैसे बनती है? जैसे आपने किताब ली, किताब का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, और ये है जीएस घुर्रे की। तो सबसे पहले आप लिखोगे जीएस घुर्रे। पहले अगर स्टैंडर्ड वो बनती है तो पहले घुर्रे आता है,
कॉमा लगा के फिर जीएस लिखा जाता है। फिर किताब का नाम, क्लास, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। फिर पब्लिशर का नाम आता है, ये सब मैं तुम्हें प्रॉपर लिख के दूंगी। फिर पब्लिशर का नाम, फिर पेज, कौन से पेज से तुमने लिया है। अगर पूरी किताब में से तुमने सार निकाला है तो पेज मत लिखना, और इसमें पब्लिशर के बाद सन भी लिखा जाता है, यानी ईयर, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मान लो तुमने 5 किताबों के बारे में लिखा, तो एक सूची बना दोगे 1 2 3 4 5 इस चैप्टर के खत्म होने के बाद कि कौन कौन सी 5 किताबों में से लिया, 5 किताबों के राइटर के नाम, किस पेज पे से लिया, वो सब, उसे बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो 12 से 15 पन्ने भी जा सकते हो पहले पे, इसमें 3 से 4 तो मैं मिनिमम बता रही हूं, ज्यादा भी लिख सकते हो। फिर आता है अनुसंधान की पद्धति, तथ्य संकलन। रिसर्च मैंने पढ़ाया हुआ है, अब हमें ये देखना है हम रिसर्च कैसे करेंगे। कैसे मतलब, नंदनी का टॉपिक है पर्वतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। तो नंदनी क्या करेगी, क्वेश्चन बना लेगी, क्वेश्चनियर, सूची, कि जब मैं गांव में जाऊंगी तो महिलाओं से यही प्रश्न ही पूछूंगी। तो उसे बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। यदि पढ़े लिखे लोग होते हैं तो प्रश्नावली बना लो, उसे व्हाट्सएप से भेज दो। जैसे तुम्हारा टॉपिक था पलायन का, या किसी बच्चे का सोशल मीडिया का है, या कॉलेज के स्टूडेंट पे ही है ना, तो उसमें क्या करो, एक अपनी एक क्वेश्चनर गूगल फॉर्म बनता है, वो तो तुम शायद अभी बना नहीं पाओगे, एक सूची गूगल से ही बनाना, बच्चों को व्हाट्सएप कर देना और बोलो इसको भरकर मुझे वापस लौटा दे, ठीक है। तू क्या करना, एक पेपर में बनाना सूची कि मैं गांव जाऊंगी तो महिलाओं से कौन से क्वेश्चन पूछूंगी। ये 2 प्रकार की होती है, अनुसूची और प्रश्नावली। दोनों प्रश्नों की सूची होती है, दोनों में अंतर क्या है। अनुसूची तो हम जब क्षेत्र में जाते हैं वहीं बैठकर आमने सामने पूछते जाते हैं और भरते जाते हैं। प्रश्नावली कहते हैं हम कि व्हाट्सएप से भेज दिया, बाय पोस्ट भेज दिया, ईमेल के द्वारा भेज दिया, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। तो अनुसंधान की पद्धति, हम कौन सी पद्धति यूज करेंगे, ठीक है। सैंपलिंग होती है, वो डिटेल में मैं तुम्हें सैंपल वाले चैप्टर भेजूंगी, अनुसंधान की कौन सी पद्धति यूज करोगे। सबसे पहले तो आपको पूरे गांव का अध्ययन नहीं करना है। देखो, सैंपलिंग एक वो टर्म है, निदर्शन जिसको बोलते हैं, निदर्शन यानी सैंपलिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम सभी कभी ना कभी बीमार पड़े हैं, कभी पीलिया, कभी डेंगू, ठीक है, कभी टाइफाइड। जब डॉक्टर कहता है बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो वो क्या करवाता है ना, ब्लड सैंपल इकट्ठा करवाता है। वो क्यों करवाता है, जांच करने के लिए। किस चीज की जांच करने के लिए, हाँ ठीक है, खून में कि डेंगू है या नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं बहुत प्रैक्टिकली तुम्हें समझा रही हूं। अगर हमारी बॉडी में जैसे हमारे शरीर में डेंगू हुआ है, ऐसा तो नहीं पूरा खून निकाल के जांच करेंगे डेंगू हुआ है। थोड़ा सा सैंपल लेंगे, उसमें देखेंगे हाँ ये तो पॉजिटिव आ रहा है, डेंगू है, थोड़े से खून पे, फिर मान लिया जाएगा हमारी बॉडी जो है डेंगू की शिकार हो गई। सैंपलिंग किसे कहते हैं, जैसे हमारी माँ चावल जब बनाती है पतीले में तो वो कैसे देखती है, कच्चा है या पक गया। एक चावल के दाने को लेगी, वो देखेगी अरे अभी तो कच्चा है, ठीक है, अब इसे पकने में और समय लगेगा। ऐसा तो नहीं पूरे पतीले के चावल को देखेगी पके नहीं पके एक एक करके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सैंपलिंग कहते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं तो पूरा ब्लड सैंपल ना लेके, पूरे चावल ना लेके, कुछ का चयन कर लेते हैं। जैसे पर्वतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी है, सारी महिलाओं को मत लो, तुम 20 महिलाओं को ले लेना बस, जिन्हें तुम जानती होगी, या किसी तरीके से सैंपलिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उन 20 महिलाओं से पूछना और जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो हम सारे उत्तराखंड पे लागू कर देंगे, पूरे पहाड़ों पे लागू कर देंगे। इसे बोलते हैं सैंपलिंग। कि डेंगू की जांच करने के लिए हमें पूरा ब्लड नहीं निकालना पड़ता है, एक छोटा सा सैंपल लेना पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव रहा तो डेंगू है, अगर नेगेटिव रहा तो डेंगू नहीं है, बुखार है, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही यदि 20 महिलाओं को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली, अगर 20 में से 15 को भी आ रही है,
आर्थिक प्रॉब्लम कि उनकी आर्थिक भागीदारी अपने परिवार में रहती है, तो ये यकीन मानना उत्तराखंड की 80% महिलाओं को भी आर्थिक भागीदारी में भूमिका निभाती है। तो सैंपलिंग यानी तुम्हें अपने अपने जो भी टॉपिक होंगे, जैसे तेरा है सोशल मीडिया, 20 बच्चे लेना, बस 20 बच्चों को क्वेश्चनेयर बना के भेजना, 20 बच्चों का, उसे बोलते हैं सैंपलिंग, निदर्शन। तो ये होगी अनुसंधान की पद्धति कि हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, निदर्शन की कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अनुसूची लेंगे, प्रश्नावली लेंगे या क्या लेंगे, ठीक है। उसके बाद तथ्यों को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, मतलब अब जब तूने अनुसूची बना ली, ठीक है, अनुसूची बनाने के बाद तू गांव गई, तथ्यों को एकत्रित करना बोलते हैं, गांव से तूने हर एक महिला 20 क्वेश्चनेयर बनाई और ऊपर नाम लिखा, ये सरिता भाभी का है, ये लक्ष्मी भाभी का है, उनका नाम लिखा, उनके जवाब लिख लिए, दूसरे पेपर पे दूसरे के, तीसरे पे तीसरे के, इसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। उन लोगों से पूछ पूछ के तूने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तथ्यों का विश्लेषण, डेटा को इंटरप्रिटेशन करना, अब टेबल में बनाया, सबसे पहले जैसे तेरा क्वेश्चन था कि आपकी अपने घर में आर्थिक भागीदारी रहती है, हाँ या नहीं, उन्होंने लिखा हाँ, तो अब टेबल बनाएगी कि 2 हाँ या नहीं, 20 में से 15 महिलाओं ने हाँ बोला और 5 ने ना बोला, इस तरीके से टेबल बनेगी। और जो ये है, ये तुम चाहे इसकी फोटो खींच लेना, पूरी PDF बना लेना, इससे देख के काम करना, इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, ठीक है बच्चों। तो तथ्यों को एकत्रित करना, तथ्यों का विश्लेषण करना, फिर निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन अपने शब्दों में लिखना, किसका है, नहीं अभी बंद कर दे, अभी क्लास के बाद, ये ऑफिस से फोन आ रहा है, क्लास के बाद दूंगी, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष लिखना कि तुमने क्या देखा, पर्वतीय महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अपने परिवार में है या नहीं है, और किन किन समस्याओं का सामना करती है, कैसे करती है, कैसे वह गुजारा चला रही है, ठीक है। इस सब चीज को निष्कर्ष में लिखना। अंत में आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं जैसे तुम कहीं घूमने गए, घूमने जाने के बाद सब काम खत्म कर दिया कि तुमने क्या क्या देखा, कहां तुम्हें आनंद आया, कहां तुम्हें दुख हुआ, तुम्हारी चोरी हो गई थी पर्स की, वो भी लिख डालो, दुख भी तो हुआ कि आनंद तो बहुत आया, आते आते ट्रेन में चोरी हो गई पर्स की। रिपोर्ट राइटिंग, जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च के बाद, हाँ जी क्लास के बाद आती हूँ, हाँ ठीक है भैया ठीक है। बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, रिसर्च के बाद रिपोर्ट मीटिंग्स होती है ना, कि इस मीटिंग में सार क्या निकला, कि इस योजना बनाई गई, इस योजना को 1 महीने तक सभी को काम पूरा करना है, अगर नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का। रिसर्च प्रोजेक्ट तुमको भेज दूंगी, बहुत अच्छे से बनाना। अभी भी तुम्हें टॉपिक चेंज करने होंगे, मेरे पास आ जाना, कर दूंगी टॉपिक, लेकिन टाइम के अंदर मुझे भेजना, जिससे मैं चेक करके तुम्हें मार्क्स, क्योंकि हमें बाहर से एग्जामिनर बुलाना है, एग्जामिनर फिर आपके वाइवा लेगा, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम सबकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। और तुम्हें पता है इस बीच में प्रोसेसिंग का टाइम कम है, बाद में मैं एग्जाम के बाद कहूंगी सर वो एग्जामिनर भेज दीजिए, उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया मैडम अब नहीं भेज सकते हैं। तो तुम टाइम से काम पूरा करोगे, मुझे रिपोर्ट सबमिट करोगे, और रिपोर्ट फाइनल मत सबमिट करना, बीच बीच में मुझसे चेक कराना। आप थोड़ा भी लिखोगे चेक करा लो, मैं कर दूंगी तुम्हारा चेक, ठीक है, बुरा भी नहीं मानूंगी, व्हाट्सएप भी कर देना, तो मैं बता दूंगी इस तरीके से चेंजेस कर दो, ये ऐसे कर दो। और दूसरी बात, आजकल तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा साथी है, जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी बोल बोल के टाइपिंग कर लेना मंगल फॉन्ट में, और उसको प्रिंट आउट निकाल देना। प्रिंट आउट निकालने के बाद, ये तो महंगी बाइंडिंग होती है, अगर पैसे हो, अपना काम अच्छा दिखाना चाहते हो, इस तरह की बाइंडिंग करा देना, अन्यथा इस तरह की स्पाइरल बाइंडिंग होती है, ये करा देना। फ्रंट पेज कैसे बनेगा मैं बताऊंगी। सेकंड पेज सर्टिफिकेट होता है जो मैं सर्टिफाइड करूंगी, ये भी मैं तुम्हें लिख के भेजूंगी।
बस तुम्हें अपना नाम और टॉपिक चेंज करना है, ठीक है, बाकी एज इट इज बनेगा। तीसरा जो पेज होगा कंटेंट का, कि आपके कौन सा, जैसे ये चैप्टराइजेशन बोला जाता है, कितने पेज में लिखा है, कहां से कहां तक है। दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कौन से पेज में है, इस तरह का इंडेक्स बनाना है। फिर तुम्हें इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू कर देना है। बीच में तुम न्यूज़पेपर की कटिंग लगा सकते हो, अपनी फोटो लगा सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी कहीं जहां तुम उप्पू गांव का या कहीं भी करने जा रहे दूर से उस गांव की क्लिपिंग ले सकते हो। इस तरीके से जेन्युइन वर्क करिए। मैंने कहा काम थोड़ा करना, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। और कहीं भी मेरी जरूरत हो, किसी भी टाइम हो, बस रात के 10 बजे के बाद नहीं तो मुझे नींद आती है और मैं जवाब नहीं देती और 6 बजे उठ जाती हूँ। 10 बजे भी सोती नहीं हूँ, अपने काम को मेमोराइज करती रहती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, सिस्टमैटिकली प्रोसेस में चलता है, तब जाके से नींद आती है। तो आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से बनाना। और सेकंड सेम और फोर्थ सेम तुम्हें भी बनाना पड़ेगा। अच्छा है अभी से सीख लिया। और यदि तुम इंटरेस्टेड हो, रिसर्च एरिया अपना चूज कर लो जिसका पास होगा। हम सब बच्चे वहीं चल के तुम्हें बताएंगे, वहीं पे इंटरव्यू ले लेंगे, साथ काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। काम को रोमांचित होके करो, मन से करो, आनंद आ जाता है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से करो, परीक्षा बहुत अच्छी होती है, रटने की भी जरूरत नहीं होती। ग्रुप में स्टडी करोगे, हमेशा फर्स्ट आओगे। अकेले पढ़े रहोगे, घर पे बैठे रहोगे, सोचते रह जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो घर से निकलो, चलो, मैडम तुम्हारे साथ है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सबने अटेंडेंस